मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा वही पुराना चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का 12th का वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट विश्व मानव अधिवास। आज हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक ले रहे हैं। इस चैप्टर को जो हमने पूरा कंप्लीट करा उसमें हमने एक चीज़ देखी, बहुत अच्छे से उसको समझने में हमने एक चीज़ देखी कि जो मानव अधिवास है या जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसकी जो सबसे छोटी इकाई है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, उस सबसे छोटी यूनिट को हमने नाम दिया पल्ली का, है ना। इंग्लिश में भी उसको हमने पल्ली कहा, पल्ली कह लीजिए, ढाणी कह लीजिए, ठीक है, जो हमने अलग अलग नाम, पुरवा कह लीजिए। तो ये सबसे छोटी यूनिट मानी। इस सबसे छोटी यूनिट के बाद हमने कहा कि इससे जो बड़ी यूनिट है वो है गांव, जिसे हम कहते हैं विलेज, ठीक है। उसके बाद की जो यूनिट थी उसको हमने कहा कस्बा, जिसे हमने कहा टाउन। उसके बाद की जो यूनिट थी उसको हमने कहा नगर या शहर, जिसको हमने क्या कहा, सिटी। और फिर सिटी के अलग अलग जनसंख्या और कार्य के अनुसार पॉपुलेशन और उनकी वर्किंग के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग जो है रूप हमने देखे सिटी के, शहर के, जिसमें हमने मेगालोपोलिस भी देखा, जिसमें हमने सन्नगर भी देखा, है ना। वो अलग अलग रूप हमने देखे। इन सब चीज़ों में जब हमने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बात करी, अर्बन और रूरल एरियाज़ की हमने बात करी, तो हमने एक चीज़ देखी, क्योंकि रूरल एरिया जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों को सभी तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती। और सुविधाएं नहीं मिलने के कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है, मानव जो है, ह्यूमन जो है, वो प्रवास करके, है ना, वो माइग्रेट करके उन सुविधाओं की प्राप्ति के प्रयास में, है ना, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो कहाँ मूव करता है, कहाँ माइग्रेट करता है, शहरों की ओर, सिटीज़ की ओर माइग्रेट करता है। अब जब वो सिटीज़ की ओर माइग्रेट करके मूव करता है तो ऑब्वियसली सिटीज़ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, शहरी क्षेत्रों की जो जनसंख्या है वह बढ़ जाती है। अब शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ने के कारण, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ने का, चाहे वो किसी भी तरह की हो, है ना, ज़मीन के भाव बढ़ जाएंगे, मकान बनाकर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अपना जीवन यापन करने के लिए जो भी आपको आवश्यक वस्तुएं चाहिए, जो भी अपनी नीड फुलफिल, यानी बेसिक नीड जो है, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक नीड की हम बात करते हैं, है ना, फूड, क्लोथ्स और हाउसिंग की, वो उसकी फुलफिल होना मुश्किल हो जाती है। ऐसी कंडीशन में मानव क्या करता है, ह्यूमन क्या करता है, नगरों में, शहरों में, सिटीज़ में कच्ची बस्तियां या स्लम्स बनाकर उनमें रहने लगता है। स्लम्स के बारे में हमने पहले भी पढ़ा कि स्लम्स जो है कैसे डेवलप होती हैं, क्या क्या रीज़न होते हैं स्लम्स के डेवलप होने के पीछे। हमने स्लम्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारी, उनकी भी बात करी, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की भी बात करी। तो ये स्लम्स जो है पूरी दुनिया में मिलती हैं सिटीज़ में। उन स्लम्स की प्रॉब्लम्स को और बेहतर ढंग से समझने के लिए, उन स्लम्स की लाइफ को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग भारत में स्थित, इंडिया में जो एक मैंने कहा था एशिया की सबसे बड़ी स्लम्स में से एक धारावी, उसकी एक केस स्टडी हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि हम स्लम्स की प्रॉब्लम्स को और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के को अच्छे से समझ सकें, और एक इंडिया में जो बहुत बड़ी स्लम है, दुनिया की सबसे बड़ी स्लम्स में से एक है, उसको समझ सकें। तो हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो है हमारा धारावी स्लम एरिया। कहाँ पर है वो? मुंबई में है। धारावी कच्ची बस्ती जो कि मुंबई में है। देखिए, धारावी कच्ची बस्ती की बात करें, जैसे मैंने कहा कि एशिया की सबसे बड़ी कच्ची बस्तियों में से या स्लम्स में से एक है, तो उसकी जो स्थापना हुई, सबसे पहले उस पर चलते हैं। तो उसकी जो स्थापना हुई, जो ओरिजिन हुआ, वो हुआ 18वीं शताब्दी में, इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में जो है एक द्वीप पर, ऑन एन आइलैंड, है ना। देखिए, जो धारावी बस्ती बसी ना, असल में वो जो जगह है जहाँ जो धारावी कहलाती है, वो पहले एक आइलैंड था, एक द्वीप था, और उसके ऊपर इस बस्ती की बसावट 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई।
प्रारंभ कहाँ से हुई कि 70 वर्ष पूर्व गुजरात के कुम्हारों द्वारा, है ना, 70 ईयर्स अगो बाय पॉटर्स फ्रॉम गुजरात। गुजरात के जो कुम्हार थे, जो कुम्हार परिवार थे, वो गुजरात से माइग्रेट होकर, वो गुजरात से प्रवास करके, प्रवासित होकर कहाँ पर आके बसे, मुंबई में एक आइलैंड पर बसे जहाँ पर धारावी नाम की बस्ती का प्रादुर्भाव हुआ, धारावी नाम की बस्ती का ओरिजिन हुआ। और वो जो बस्ती थी वो एक तरह से हमने कहा कि शुरुआत में किन से बनी हुई थी, कि क्या काम करने वाले लोग थे, पॉटर्स थे, कुम्हार थे, कुम्हारों की वो बस्ती थी। जब ये आकर बसे, जब वहाँ पर कुम्हार आकर बसे थे, पॉटर्स आकर बसे थे, तब वहाँ जनसंख्या थी 10,000, यानी पॉपुलेशन कितनी थी वहाँ की, 10,000 पॉपुलेशन जो है उस समय किसकी थी, धारावी की थी। जब धारावी का ओरिजिन हुआ था, या धारावी बस्ती की जो है स्थापना जिस समय हुई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक बस्ती का बसावट जो है 70 साल पहले, या हम कहेंगे 18th सेंचुरी में इस बस्ती का निर्माण, या इस बस्ती का प्रादुर्भाव, या इस बस्ती का ओरिजिन हुआ एक आइलैंड पर। फिर हम बात करते हैं अवस्थिति व विस्तार की, लोकेशन एंड एक्सटेंट की, कि इसके भाई इसका विस्तार कितना है और कहाँ पर किस तरह से बसी हुई है। तो अवस्थिति व विस्तार की बात करें तो मुंबई में जुहू से 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी उपनगरीय रेल मार्गों के मध्य, कहाँ पर है, 12 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम जुहू इन मुंबई बिटवीन सब अर्बन रेल लाइंस, यानी कहाँ पर है, मुंबई में जो जुहू है उसके दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, 12 किलोमीटर दूर जुहू से सब अर्बन रेल लाइन, यानी कि जो उपनगरीय रेल मार्ग है मुंबई में, अलग अलग उपनगर हैं मुंबई में, उन रेल लाइनों के मध्य, और कौन सी रेल लाइन इसके मध्य है, ये है माहिम और सयाम रेल लाइंस के बीच में है। माहिम और सयाम की जो सब अर्बन रेल लाइंस हैं जो वहाँ पर जाती हैं, उनके बीच में ये धारावी जो है कच्ची बस्ती लोकेटेड है। ये जो पूरी की पूरी बस्ती है जो धारावी, ये इसमें मुख्यतः 12 बस्तियां ने 12 सेटलमेंट से मिलकर धारावी बस्ती जो है वो बनती है। जो धारावी स्लम एरिया है उसमें पूरे की पूरे में कुल 12 बस्तियां हैं, 12 सेटलमेंट्स हैं, और ये 12 सेटलमेंट्स मिलकर धारावी का निर्माण करते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल या एरिया की बात करें तो 557 एकड़ 557 एकड़ जो है इस पूरी बस्ती का क्षेत्रफल है, इस पूरी बस्ती का जो है एरिया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये बस्ती भले ही 557 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई हो, लेकिन ये बस्ती पूरी तरह से अवैध है। मुख्यतः दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी स्लम्स हैं, कच्ची बस्तियाँ हैं, वो मुख्यतः अवैध ज़मीनों पर ही बसी हुई हैं। लोगों के पास, लोग अपने कच्चे पक्के मकान बनाकर वहाँ निवास तो कर रहे हैं, रह तो रहे हैं, लेकिन उनके पास उस जगह से संबंधित किसी भी तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स, वैध कागज़ आपको नहीं मिलेंगे। तो ये सारी जो बस्तियां हैं, मुख्यतः जितनी भी कच्ची बस्तियां आप देखेंगे वो आपको अवैध ही मिलेंगी। तो जो धारावी है एक्चुअल में ये भी पूरी तरह से एक अवैध कब्जे वाली बस्ती है। ये जो है बस्ती अवैध है पूरी तरह से, ठीक है ना, अनरिकॉग्नाइज्ड बस्ती है, अनरिकॉग्नाइज्ड सेटलमेंट है, किसी भी तरह से सरकार से इसको वैध नहीं बनाया गया है, फिर भी इतने लोग निवास कर रहे हैं। आज के समय में जनसंख्या या पॉपुलेशन की बात करें तो जो हमने देखा था कि जब इसकी स्थापना हुई थी लगभग 70 साल पहले 18वीं शताब्दी में, उस समय पॉपुलेशन लगभग वहाँ पर 10,000 थी। उस समय पॉपुलेशन जो थी लगभग कितनी थी, 10,000 जनसंख्या उस समय थी। लेकिन अभी जो 2011 की जनगणना है ना, 2011 की सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की अभी पॉपुलेशन, वहाँ की जनसंख्या अभी 6 लाख है। कितनी जनसंख्या है, 6 लाख, 6 लाख वहाँ की अभी पॉपुलेशन है, जो कि 1 लाख हाउसेज में रहती है। 1 लाख मकानों में निवास करते हैं कितने लोग, 6 लाख लोग। तो अगर हम लोग एवरेज रूप से भी देखें तो कहीं ना कहीं एक मकान में कितने लोग हो गए, एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 6 लोग तो रहते ही हैं। यहाँ की जो बात कही गई कि भाई 1 लाख मकान है, लगभग 6 लाख पॉपुलेशन है, तो लोग यहाँ पर 10 से 15 व्यक्ति एक ही कमरे में निवास कर रहे हैं। यानी आप ये कह लीजिए पॉपुलेशन डेंसिटी कह लीजिए, जनसंख्या घनत्व कह लीजिए
या ये कह लीजिए कि जगह की कमी के कारण, है ना, लैक ऑफ लैंड कह लीजिए, या कोई भी चीज़ कह लीजिए, लैक ऑफ हाउसेस, किसी भी कारण से 10 से 15 10 to 15 पर्सन्स इन अ रूम आर लिविंग। 10 से 15 लोग जो हैं एक मकान में, एक घर में निवास करते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ कि 60% परिवार 60 वर्षों से इस धारावी बस्ती में ही निवास कर रहे हैं, यानी 60% फैमिलीज लिविंग हेयर फ्रॉम 60 ईयर्स, 60 साल से। यहाँ पर जो अभी भी 60% जो फैमिलीज हैं वो 60 वर्षों से, 60 ईयर्स से जो है यहीं पर निवास कर रही हैं, यहीं पर ये रह रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितनी पुरानी बस्ती है और अभी तक लोगों का यहाँ पर जो है कितना कम विकास हुआ है कि आज भी जो है 10 से 15 पर्सन्स एक सिंगल रूम में रह रहे हैं, एक कमरे में 10 से 15 लोग निवास कर रहे हैं। परिवहन के साधनों की बात भी करें तो देखिए, धारावी जो है एक बहुत ही कंजेस्टेड स्लम है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इस बस्ती के मुख्य भागों में जाने के लिए, बस्ती के अंदर जाने के लिए बहुत सकड़े रोड्स अवेलेबल है, बहुत सकड़े रास्ते उपलब्ध हैं। और कई रास्ते तो इतने सकड़े हैं कि आप वहाँ उन रास्तों से केवल पैदल जा सकते हैं, इवन आप 2 व्हीलर लेकर भी अंदर नहीं जा सकते। आप 3 व्हीलर या ऑटो रिक्शा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अंदर जाएं। आप या तो 2 व्हीलर से जा सकते हैं या फिर पैदल आप अंदर जा सकते हैं। इतने सकड़े रास्ते, इतने नैरो रोड्स जो हैं इस बस्ती के अंदर है। तो हमेशा ये समस्या बनी रहती है, हमेशा ये डर बना रहता है कि कभी आग लग गई या कोई हैजार्ड आ गया, कोई आपदा आ गई, उस समय लोगों तक सहायता कैसे पहुंचाई जाएगी, क्योंकि सड़क जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा सकड़ी है। जो बेस्ट की बसें मुंबई में आप जानते हैं, बेस्ट की बृहद मुंबई नगर पालिका नाम से जो बसेस चलती हैं, वो अगर हम कहें कि ये मुख्य बस्ती है और ये मुख्य बस्ती के आउटर एरिया में ही उन बसेस के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की आपको सुविधा मिल पाती है। जो बस्ती है, जो स्लम एरिया है, उसके अंदर बसेस नहीं जा सकती। एक मुख्य सड़क है स्लम एरिया में, है ना, वन मेन या मेजर रोड है जिसको 90 फीट रोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? 90 फीट रोड कहा जाता है। 90 फीट रोड इसलिए कहा जाता है, आप समझ सकते हैं कि कभी वो 90 फीट उसकी ब्रॉडनेस रही होगी, उसकी चौड़ाई जो है वो 90 फीट रही होगी। लेकिन आज के समय में वो 90 फीट रोड जो है वो एनक्रोचमेंट के कारण, अतिक्रमण के कारण जो है 90 फीट की आधी भी नहीं रह गई है। वो रोड भी बहुत ज़्यादा सकड़ी हो गई है, जिस पर मुख्यतः जो है व्हीकल्स जो है मूव करते हैं। तो आप देख लीजिए कि बस्ती के अंदर, स्लम के अंदर एक 3 व्हीलर ऑटो भी अंदर मूव नहीं कर सकता। आपको अंदर जाना है 2 व्हीलर्स का यूज़ करना पड़ेगा, और कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ 2 व्हीलर्स भी नहीं जा सकते। आपको साइकिल भी क्या कहें, आपको जो है पैदल ही बस्ती के अलग अलग भागों में जाना पड़ेगा, आपको पैदल ही वहाँ पर मूव करना पड़ेगा। तो ये एक मुंबई का ऐसा भाग है जहाँ पर 3 व्हीलर्स का भी जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर जाएगा तो फंस जाएगा। इसलिए इस एरिया में 3 व्हीलर का मूवमेंट भी अलाउड नहीं है, क्योंकि रोड्स जो हैं बहुत ज़्यादा नैरो हैं, बहुत ज़्यादा सकड़े हैं। फिर हम बात करते हैं भवन व आवास की। देखिए, भवन आवास की हमने बात पहले भी करी थी अभी, कि भाई 10 से 15 व्यक्ति तक एक कमरे में रह रहे हैं। तो उसी आधार पर हम लोग देखते हैं। तो अस्थायी निर्माण भवन 2 से 3 मंजिल के, है ना, क्या है, टेम्परेरी कंस्ट्रक्ट हाउसेज 2 और 3 स्टोरीज, है ना, 2 से 3 मंजिल, 2 to 3 स्टोरीज हाउसेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वो जो मकान होंगे वो आप ये कह सकते हैं कि जो हम कहते हैं ना चद्दरों से उनकी छत डली हुई होगी, और लकड़ियों से, लकड़ी प्लाईवुड से भी उनकी दीवारें बनी होती हैं, कुछ पक्के भी बने होते हैं। तो इस तरह कच्चे पक्के हम लोग कह सकते हैं मिक्स आपको यहाँ पर हाउसेस देखने को मिलेंगे। और जो उनकी क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छी नहीं होगी कि जो एक पक्का मकान प्रॉपर बनता है उस तरह से बने हुए मकान आपको यहाँ कम देखने को मिलेंगे।
कुछ दीवारें पक्की होंगी, ईंट वगैरह सीमेंट की बनी हुई, तो जो छत होगी वो चद्दर की बनी हुई होगी, या दीवारें हो सकता है प्लाईवुड की ही बनी हुई हो, चद्दरों की ही बनी हुई हो। इस तरह के आपको ये हम कह सकते हैं कि जो है अस्थायी निर्माण भवन है ना, यानी कि टेम्परेरी कंस्ट्रक्ट हाउसेज आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये 2 से 3 मंजिल के बने हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ जो है निचली जो ग्राउंड फ्लोर होता है उस पर तो ये लोग अपना जो भी बिजनेस वगैरह कार्य जो भी कर रहे होते हैं वो करते हैं, और जो सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर होता है उस पर ये अपना निवास करते हैं, उस पर अपना निवास ये करते हैं। वही चीज़ कि एक कमरे में 10 से 15 लोग किराए पर लेकर भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि लोगों के पास में खुद का यहाँ पर बना हुआ मकान हो। तो इसमें भी, यहाँ पर भी, इन झुग्गियों में भी, झोंपड़ियों में भी, स्लम एरिया में भी आप देखिए कि लोग एक कमरे को किराए में लेके 10 से 15 लोग यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ये यही कहता है कि भैया जो है ये 10 to 15 पीपल रेंट अ सिंगल रूम, एक अकेले कमरे में 10 से 15 लोग निवास करते हैं। ठीक है ना। जो सीढ़ियाँ होती है ना एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने वाली, वो सीढ़ियाँ भी यहाँ पर लोहे की जंग लगी हुई सीढ़ियाँ देखने को आपको मिलेंगी। तो यहाँ क्या है, रस्टेड आयरन स्टेयर्स देखने को मिलेगी। अब आप देखिए कि घरों में प्रॉपर खिड़कियाँ नहीं है, रोशनी की व्यवस्था नहीं है ना, हवा की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, प्रॉपर एयर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, लाइट नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं हो रही है, ठीक है, ये कह दीजिए छतों में से पानी टपक रहा है, और इस तरह से मतलब एक अजीब से एटमॉस्फेयर में ये लोग रहते हैं। हम कह सकते हैं दड़बा नहीं कहते कि दड़बे में मुर्गियों का दड़बा, उस तरह से लोग एक बहुत गंदे एटमॉस्फेयर में, बहुत अजीबोगरीब से एटमॉस्फेयर में जो है यहाँ पर निवास करते हैं, जहाँ पर साफ सफाई नहीं है, साफ सफाई की क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम नहीं है प्रॉपर, तो गंदगी है, नालियाँ जो है वो ब्लॉक्ड हो रखी हैं, जगह जगह गड्ढों में गंदा पानी भरा हुआ है। तो ऐसी सारी समस्याएं हमें इस एरिया में, और वहीं पर घर बने हुए हैं। तो आप समझिए कि जो वातावरण होता है इनके निवास करने का, वो वातावरण कैसा होता होगा, है ना। हाउसेज आर वेरीफाइंग हाइट्स एंड कलर्स डिफरेंटली। मकान जो होते हैं वो अलग अलग ऊंचाइयों के बने हुए होते हैं और अलग अलग रंगों के हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। अलग अलग ऊंचाइयों के, इसलिए कोई कितनी हाइट का बना लेता है, कोई कितनी हाइट का, किसी का 2 मंजिल का होता है, किसी का जो है 3 मंजिल का मकान होता है। तो इस तरह से हमें ये जो है देखने को मिलता है भवन व आवास में। तो धारावी का ये जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है, आपको इन चीज़ों से पता चल रहा होगा कि किस तरह के नेगेटिव एटमॉस्फेयर में लोग जो है अपना जीवन यापन मुंबई जैसे बड़े शहर में, जिसको कि हम ड्रीम सिटी कहते हैं, है ना, फिल्म सिटी कहते हैं, तो वो मुंबई जैसे ड्रीम सिटी में जो है लोग इस तरह से इस कंडीशन में जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम देखते हैं आधारभूत सुविधाओं, छठे बिंदु की बात करते हैं, बेसिक एमिनिटीज की। देखिए एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जो अभी तक हमने बिंदु देखे धारावी से रिलेटेड, उससे हम लोग को ये बात बहुत हद तक क्लियर हो जाती है कि वहां पर जो बेसिक एमिनिटीज है, जो आधारभूत सुविधाएं हैं, वो बहुत लीस्ट लेवल की, बहुत निम्नतम स्तर की उपलब्ध है। यहाँ पर भी हम देखते हैं तो लोगों को शुद्ध पेयजल, वायु, प्रकाश उपलब्ध नहीं है। नो प्रॉपर फैसिलिटीज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एयर और सनलाइट। तो जब यही उपलब्ध नहीं होगा तो आप सोचिए कि किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, किस तरह का वातावरण होगा, किस तरह के वातावरण में लोग रह रहे होंगे, कैसे उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा होगा। इस वातावरण में तो विकास की वजह हम कई बीमारियां ही जन्म ले सकती हैं। एक और बात क्या है जो बहुत शॉकिंग लगती है कि 1500 लोगों पर केवल एक शौचालय उपलब्ध है। 1500 पीपल यूज एंड शेयर अ सिंगल टॉयलेट। तो आप सोचिए एक सिंगल टॉयलेट अगर 1500 लोग यूज करते हैं, या इस तरह का कोई एवरेज हमें देखने को मिलता है, तो कितना लीस्ट थिंग्स की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी कि भाई जो बेसिक चीज है शौचालय, जिसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही वहां पर उपलब्ध नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या में देखने को दिखती है। गंदे जल की निकासी नहीं, नो ड्रेनेज सिस्टम, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जो भी गंदा पानी है, जो भी गंदगी है,
वो वहीं पर रहती है। वहां पर जो पॉट होल्स एंड पिट्स है आर फिल्ड विद वाटर, वो गड्ढे जो है जितने भी गड्ढे वगैरह है वो सब गंदे पानी से भर जाते हैं। वो गंदा पानी वहीं उसी एरिया में इकट्ठा पड़ा रहता है। किसी तरह का ड्रेनेज नहीं है, किसी तरह की सीवरेज की वहां पर उपलब्धता नहीं है। तो आप देखिए इन सब चीजों से मिलकर जो माहौल बनता है वो एक ऐसा माहौल बनता है जो कि बीमारियों को दावत देता है, जो कि हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह से हेल्दी एटमॉस्फेयर आप उसको नाम नहीं दे सकते, आप उसके अनहेल्दी एटमॉस्फेयर। अब ऐसे माहौल में क्या होगा, काले कौए, भूरे चूहे, बड़े बड़े चूहे, इतने बड़े बड़े चूहे आपको वहां पर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं गंदगी में जितने भी जंतु होते हैं वो गंदगी वाले जंतु आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें उस एरिया के पूरे वातावरण को बहुत ही लीस्ट लेवल का बना देती हैं। उस जगह का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही निचले स्तर का हो जाता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि ऐसा एटमॉस्फेयर जो है वो बीमारियों को ही दावत देता है, लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को किसी भी तरह से वो एनहेंस नहीं करता, जो है उसको बचाता नहीं है, बढ़ाता नहीं है। तो अगर हम यहाँ आधारभूत सुविधाओं की कहें तो आधारभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। और बेसिक एमिनिटीज की बात करें तो देयर इज नो बेसिक एमिनिटीज एट धारावी स्लम एरिया। तो ये बात हमें इन चीजों से पता चलती है कितने गंदे माहौल में, कितने ये कहें लीस्ट माहौल में लोग निवास कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं 7वें पॉइंट में व्यवसाय और रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन की। तो एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन की बात करें तो वहां पर क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो धारावी था वहां पर स्टार्टिंग में हमने देखा था कि गुजरात से कौन लोग आए थे वहां पर रहने के लिए। वहां से गुजरात से जो लोग आए थे निवास करने, जो 10,000 लोगों ने वहां पर बस्ती सबसे पहले बसाई थी, वो जो थे वो सारे के वो जो लोग थे वो सारे के सारे जो है कुम्हार थे, है ना। वो कौन थे, वो लोग थे कुम्हार थे, पॉटर्स थे। तो ऑब्वियसली जो पॉटर वाला वर्ग है, जो कुम्हार वाला काम है मिट्टी के बर्तन बनाने का या एर्थनवेयर बनाने का, वो यहाँ पर है। हमें मृतिका शिल्प या सेरेमिक प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। सेरेमिक प्रोडक्ट आप जानते होंगे, चीनी मिट्टी से जो आप देखते हैं बहुत सारी चीजें बनती है, विशेषकर जो कटलरी बनती है, जो है चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो है। इसके अलावा भी काफी सजावटी सामान चीनी मिट्टी का बनता है, वो जो है सेरेमिक प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। उसके अलावा कसीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी वर्क, जली का काम, जरी वर्क, चमड़े का काम, लेदर वर्क, धातु कार्य, अलग अलग मेटल्स का वर्क, आभूषण, बहुत अच्छी क्वालिटी के आभूषणों का निर्माण, ऑर्नामेंट्स का, फर्नीचर का डेवलप होना, क्योंकि मुंबई है तो वैसे ही फैशन की बात आ जाती है। तो फैशनेबल कपड़े, फैशन वियर, स्टिचिंग, पर्यटन, टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि लगता है कि भाई टूरिज्म का वहां पर क्या विकास होगा, लेकिन वहां पर एक्चुअल में टूरिस्ट ये देखने आते हैं कि ऐसी लीस्ट कंडीशन में, ऐसी कहेंगे मानव के रहने योग्य जो स्थितियां नहीं है वहां पर, उसमें भी लोग रहकर कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे बहुत सारी उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं। तो ये एक जो कार्य उसकी वजह से वहां पर पर्यटन भी जो है काफी डेवलप हुआ है। लोग वहाँ की सकरी गलियां, जो नेहरू रोड्स हैं, वो देखने आते हैं। बहुत सारी चीजें जो वहां पर लोगों को टूरिज्म के लिए आकर्षित करती है। उसके अलावा क्योंकि समुद्र के किनारे, मुंबई एक समुद्र किनारे का क्षेत्र है, तो वहां पर फिशरमैन या मछली पकड़ने का कार्य भी होता है। हम लोग जानते हैं मुंबई की पहचान जो है वो बॉलीवुड से है, तो बॉलीवुड होने के कारण जो है वहां पर काफी सारे जूनियर फिल्म आर्टिस्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। वो भी वहां पर काफी निवास करते हैं धारावी में, जो कि फिल्मों में एज अ जूनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात जो हमें देखने को मिलती है, बहुत पॉजिटिव बात जो हमें देखने को मिलती है, वो ये है कि 85% persons are self-employed or find employment in slums। धारावी में 85% जो जनसंख्या है वो या तो स्वरोजगार प्राप्त कर रही है या फिर बस्ती में ही, या तो स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं या फिर बस्ती यानी धारावी में ही वो अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। आप देखिए कि मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ जो जनसंख्या है वो स्वरोजगार पर आधारित है, सबको अपना अपना कार्य मिला हुआ है। वहां पर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमें कम देखने को मिल रही है। एक व्यवसाय और रोजगार में देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम वहां पर होता है जिसे कहते हैं, जिसे नाम दिया जाता है प्लास्टिक
पुनर्चक्रण का, जिसको हम कहते हैं रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का वर्क होता है एक्चुअल में जितना भी गार्बेज है पूरे क्षेत्र से, गार्बेज जगह जगह से वहां पर आता है, वो गार्बेज वहां पे इकट्ठा होता है, उसको पहले चुन के अलग अलग करते हैं, फिर उसकी धुलाई सफाई होती है, उसके बाद में उसमें से मेटल अलग किया जाता है, प्लास्टिक अलग की जाती है, जो भी उसका छटाई होती है जैसे हम कहते हैं वो अलग करके, और फिर उसके बाद में उसको जो प्लास्टिक होती है बेसिकली उसको पिघला के और उसके फिर ग्रैन्यूल्स में उसको चेंज करा जाता है ताकि उससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जा सके। अब ये जो पूरा साइकिल है जो मैंने अभी बताया आपको बहुत शॉर्ट में, इस पूरे साइकिल में धुलाई का काम हो या प्लास्टिक को पिघलाने का काम हो या उसको केमिकल से धोने का काम हो या उसमें केमिकल मिलाने का काम हो या उसकी कलरिंग चेंज करने का काम, इस सब में जो है बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पॉल्यूशन। ये पूरा वर्क जो है पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, प्रदूषण को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो सभी तरह का प्रदूषण, चाहे वो आप कहें कि यहाँ पर वायु प्रदूषण की बात करें, एयर पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन की बात करें, वो सारा पोल्यूशन जो है वो इसकी वजह से प्लास्टिक पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग के वर्क की वजह से होता है। तो यहाँ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इस वर्क को या तो प्रॉपरली मैनेज किया जाए, किसी भी तरह से करके पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करी जाए, क्योंकि ये एक तो हमने कहा कि वैसे ही एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, वैसे ही लोगों के रहने योग्य नहीं है, और वहां पर पॉल्यूशन और होगा तो आप देख लीजिए कि वो किसी भी तरह से ह्यूमन के रहने लायक क्षेत्र नहीं रह जाएगा। लेकिन अब ये जो वर्क हो रहा है प्लास्टिक पुनर्चक्रण का, रिसाइकलिंग का वर्क हो रहा है, ये आप देखेंगे 23% ऑफ यूके का जो गार्बेज है उसकी रिसाइकलिंग कहां पर होती है? धारावी में होती है। और 80% ऑफ मुंबई का जो गार्बेज है, कचरा है, उसकी रिसाइकलिंग कहां पर होती है? धारावी में ही होती है। अब ये रिसाइकलिंग किन किन चीजों की होती है कि जो जनरली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, महिलाओं के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट से लेके ई गार्बेज तक, यानी इलेक्ट्रॉनिक गार्बेज लाइक कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन या मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इन तक ये जो सारा कचरा है इन सबकी रिसाइकलिंग जो है वो कहां पर करी जाती है? धारावी में करी जाती है। और बहुत बड़े लेवल पर ये जो वर्क है धारावी में होता है। आगे हम लोग देखें तो व्यापार की बात करते हैं, बिजनेस एंड कॉमर्स की बात करते हैं। हमने एक चीज देखी कि अभी व्यवसाय और रोजगार में हमने देखा कि धारावी में बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है, खूब बिजनेस है, खूब सारा एम्प्लॉयमेंट है, लोग वर्क कर रहे हैं। 85% लोग जो है वो अपने धारावी में रहकर ही वर्क कर रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि धारावी जो है वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्लम है। वहां पर जो हम बात करें एजुकेशन रेशियो की हम लोग बात करें तो वहाँ बहुत हायर है, लोग पढ़े लिखे हैं वहां पर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाने में मदद करती है। तो ये पॉजिटिव है कि भाई व्यवसाय और रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन वहां पर अवेलेबल है। और इसी कारण वहां पर जो व्यापार है, वहां का जो बिजनेस एंड कॉमर्स है वो भी बहुत अच्छा डेवलप है, बहुत अच्छे लेवल की, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट जो है वहां पर बनते हैं। और वो अच्छे लेवल के प्रोडक्ट्स जो होते हैं काफी सारे एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, निर्यात भी करे जाते हैं। तो कहाँ कहाँ निर्यात होते हैं? तो हमारे देश के अलावा अरब कंट्रीज, अमेरिका, यूरोप, यानी इंडिया के अलावा गल्फ कंट्रीज, यूएसए और यूरोप तक जो है यहाँ के बने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी हायर होती है कि वो निर्यात करे जाते हैं, एक्सपोर्ट करे जाते हैं। एक्सपोर्ट लेवल का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अनुमान लगाया जाए तो लगभग 650 मिलियन यूएस डॉलर का जो प्रोडक्ट है, अगर वैल्यू के हिसाब से हम बात करें तो 650 मिलियन यूएस डॉलर का जो प्रोडक्ट है वो पर ईयर, एक वर्ष में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लोग बाकी सारे मुद्दों को यहाँ का नेगेटिव पॉइंट है धारावी का, तो व्यवसाय और रोजगार और व्यापार को यहाँ का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं जनजीवन या पब्लिक लाइफ। देखिए ये तो बहुत लीस्ट लेवल का है ना, पब्लिक लाइफ की बात करते हैं तो बहुत लीस्ट लेवल की है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं प्रदूषित वातावरण, पॉल्यूटेड एनवायरमेंट, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज। ये हमने अभी जितने भी सारे पॉइंट्स पढ़े उनमें हमने यही देखा कि बेसिक एमिनिटीज की अवेलेबिलिटी नहीं है और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है ना। लोगों को मतलब
हम ये कहें कि भाई प्रॉपर सनलाइट, सूरज का प्रकाश नहीं मिलता, लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिलती, एयर नहीं मिलती, पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो है ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, इसमें गंदगी रहती है, तो फिर उस वातावरण में कैसे व्यक्ति विकास कर पाएगा, कैसे उसका मानसिक और शारीरिक प्रॉपर विकास हो पाएगा। उसका कारण यही होता है कि भैया इसीलिए लोगों को, केवल बच्चों की बात करें तो डिप्थीरिया और टाइफाइड, ये दो बीमारी की बात कर रहा हूं मैं भी, डिप्थीरिया और टाइफाइड से ही 4000 बच्चे प्रतिदिन जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। 4000 चिल्ड्रन जो है वो मूव करते हैं डॉक्टर के फॉर ओनली 2 डिजीज, डिप्थीरिया एंड टाइफाइड। तो आप सोचिए कि कितना भयंकर होगा। उसके अलावा जो है डेंगू और कोलेरा, डेंगू और हैजा जैसी जो बीमारियां हैं वो तो वहां पर साधारण है, क्योंकि डेंगू और हैजा, डेंगू मच्छर से होता है, हैजा जो है शुद्ध पानी के नहीं मिलने से होता है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं जो एक्चुअल में ये कहें कि पॉल्यूशन और प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण होती है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी भी कोविड-19 की जो हम बात करते हैं, कोरोना की बात करते हैं, तो धारावी में कोरोना, मैंने पहले भी बात करी थी वैसे इसकी, कि धारावी में कोरोना जो है वो बहुत तेजी से फैला। क्यों फैला? कि नैरो रोड्स है, बेसिक एम्यूनिटीज ही नहीं है, लोग बहुत पास पास रहते हैं। मतलब आप देख लीजिए कि जब बेसिक एम्यूनिटीज ही प्रॉपर अवेलेबल नहीं होगी तो क्या तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, और क्या वो मास्क लगाएंगे, और क्या वो अदर जो गवर्नमेंट की जो भी रिकमेंडेशंस है उनको फॉलो करेंगे। तो उनके कारण वहां पर जो है कोविड-19 जो था, कोरोना, वो भी बहुत तेजी से फैला। वो तो हमारे गवर्नमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट ने काफी वर्क करा और काफी हद तक उसको वहां पर रोका है, उसकी रेट कम हुई है कोरोना के फैलने की। वहां पर एक और प्रॉब्लम हमारी ये देखने को मिलती है, क्योंकि वो एक कच्ची बस्ती है। हम लोग जानते हैं कि लोग जो है माइग्रेट होकर शहरों में आते हैं, प्रवास करके शहरों में आते हैं, और फिर उसके बाद में यहाँ पर आकर कच्ची बस्तियां बसाते हैं। वो जो कच्ची बस्तियां होती हैं एक्चुअल में किसी का उसके पास में ना कोई पेपर होता है, ना कुछ होता है, ना कोई खरीदी हुई तो होती नहीं, कहीं पर भी जहाँ जगह मिलती है लोग रहकर अपना काम करने लगते हैं, निवास करने लगते हैं। तो जो जमीन का मालिकाना हक है वो लोगों के पास नहीं है। दे डोंट हैव ओनरशिप राइट्स। जितने भी लोग वहां रह जरूर रहे, पर उनके पास में किसी भी तरह के ओनरशिप राइट नहीं है। और ओनरशिप राइट नहीं है, इसीलिए ये जो पूरी की पूरी धारावी स्लम एरिया है, धारावी कच्ची बस्ती है मुंबई की, ये अवैध कच्ची बस्ती मानी जाती है, एक इलीगल स्लम सेटलमेंट माना जाता है। इसी तरह ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से वैध नहीं है, गवर्नमेंट ने इसको किसी भी तरह से वैध नहीं कर रखा है, पूरी तरह अवैध है, ये इलीगल स्लम है। हाँ, इसको इसमें सुधार करने के, इसमें चीजें करने के प्रयास हो रहे, गवर्नमेंट भी कर रही है, तो वो चल रहे हैं रेगुलर, लेकिन अभी तक तो हम ये कह सकते हैं कि एक अवैध कच्ची बस्ती ये है। कौन है? धारावी स्लम जो है वो एक पूरी तरह से अवैध कच्ची बस्ती है। बात करते हैं धारावी कच्ची बस्ती की कुछ भावी योजनाओं की, कि सरकार ने और दूसरे लोगों के माध्यम से, समाज के माध्यम से धारावी में सुधार के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं उनमें अगर हम बात करें तो पहले महाराष्ट्र सरकार की हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो लोगों को स्वास्थ्यप्रद वातावरण, स्वच्छ पेयजल, प्रकाश, शुद्ध वायु, शौचालय आदि की पूर्ण सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। यानी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो पर्सन्स को हेल्दी एनवायरमेंट, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, सनलाइट, प्योर एयर, टॉयलेट और बेसिक एमिनिटीज की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करना चाह रही है और उनको अवेलेबल कराना चाह रही है। ये सारी की सारी चीजें, अब ये सारी चीजें अवेलेबल कराने के लिए वो क्या प्रयास कर रही है कि जैसे वहां पर उन्होंने क्या करा, पाइपलाइंस के थ्रू टैप वाटर जो है नल के द्वारा माध्यम से पानी पहुंचाने का प्रयास करा। ठीक है, सड़कों को कुछ चौड़ा करने की कोशिश की गई, शौचालय बनवाए गए, एक साथ में एजुकेशन लेवल को और बढ़ाने के लिए वहां पर स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं, स्कूल्स, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स में जा सके, तो उनका एजुकेशन लेवल जो है वो अपग्रेड हो। तो इस तरह की चीजें करके कोशिश की जा रही है कि उस जगह का जो वातावरण है, चाहे वो भौतिक वातावरण हो यानी फिजिकल एनवायरमेंट की हम बात करें, या फिर हम उस जगह के सांस्कृतिक वातावरण की बात करें, कल्चरल एनवायरमेंट की बात करें, दोनों में ही परिवर्तन करने की, दोनों में ही चेंजेस लाने की कोशिश करी जा रही है। गवर्नमेंट अपने प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट के साथ साथ
एक बिल्डर है मुंबई के ही, महाराष्ट्र के ही, श्री मुकेश मेहता, उन्होंने भी अपना एक प्लान लेकर आए थे। उनका प्लान ये था कि बहुमंजिला या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी करके वहां पर जो धारावी है वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स खड़ी करी जाए और उनमें जो है वहां लोकल जो रहने वाले लोग हैं उनको फ्लैट अवेलेबल करा दिए जाए ताकि लोग फ्लैट्स में रह सके। और फ्लैट्स में जो है फ्लैट क्योंकि नए बने होंगे तो वहां पर वो एरी भी होंगे यानी हवादार भी होंगे, वहां पर उनको जो है प्रॉपर लाइट सनलाइट भी मिल पा रही होगी, प्रकाश भी अवेलेबल होगा, तो इससे क्या उनका एटमॉस्फेयर जो है वो सुधरेगा, ऐसी कोशिश की गई। और ये जो पूरी की पूरी स्कीम थी जो मिस्टर मुकेश मेहता लेकर आ रहे थे, $2 बिलियन की स्कीम थी। पर ये स्कीम अगर हम आज के समय की बात करें तो सक्सेसफुल नहीं रही, और सक्सेसफुल नहीं होने का रीजन यही है कि जो धारावी है, आपने देखा कि धारावी जो है वो मुंबई के लगभग मिड एरिया में है, मध्य भाग में, और मध्य भाग में होने के कारण जो धारावी है वहां पर जो भूमि की कीमतें हैं, जो जमीन की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा अधिक है, जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो बहुत हाई है, सो हाई है। तो हाई होने के कारण क्या हुआ कि वो जो झोपड़पट्टी का एक एक मकान है उसकी कहीं कीमत अगर आज के समय में निकाली जाए तो वो 1-1 करोड़ तक पहुंच जाती है। तो इतना महंगा लैंड पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स डेवलप करना, क्योंकि अगर वो प्रॉपर लीगल वे में है ना, वैध तरीके से वहां पर बिल्डिंग बनाना चाहेंगे तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना पड़ेगा, पहले उस लैंड को खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो अवैध बस्तियां हैं, सारी की सारी इलीगल है, तो पहले उसको लीगलाइज करना पड़ेगा, पहले उस जमीन को खरीदना पड़ेगा, फिर उसके बाद उस पर आप बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो उस जमीन को खरीदना, इतना पैसा इन्वेस्ट करना, देन उसके बाद में वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना और फिर लोगों को देना। तो ये क्या है, ये जो पूरा का पूरा एक गेम है ना, ये जो पूरा का पूरा एक प्लान है वो एक बेईमानी जैसा लगता है, बिकॉज इतनी महंगी जमीन को खरीद के उसमें बिल्डिंग बनाना, फिर लोगों को सस्ती दरों पे या फ्री में दे देना, ऐसा पॉसिबल होना लगता नहीं है। इसलिए ये जो पूरा का पूरा प्लान था इसको अनरियलिस्टिक प्लान कहा गया कि भाई ऐसा हो भी सकता है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। तो और जब ये प्लान आया था तो कहा गया था कि 2000 में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप देख लीजिए कि अभी 2020 चल रहा है और आज तक उस प्लान का कोई अता पता हमें नहीं है। तो ये हमने पूरा का पूरा धारावी से रिलेटेड जो हमारी केस स्टडी थी उसको कंप्लीट करा। तो आज हमारा जो विश्व मानव अधिवास चैप्टर नंबर 6 था क्लास 12 का, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7। तो जब तक के लिए थैंक यू।